Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। ये लेक्चर इस टॉपिक पे डिस्कशन का सेकंड पार्ट है। आज के लेक्चर में हम लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे जो हमारे पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में हैं। और आज जो हम थ्योरम्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो फर्दर जो हम डिस्कशन करेंगे अबाउट बेसिस एंड डायमेंशन विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेक्टर स्पेसेस। उसमें ये सारी थ्योरम्स हम यूज़ करेंगे। तो अब आप थ्योरम देखिए। वी एफ यहाँ हमने ले रखी है वेक्टर स्पेस और S जिसके एलिमेंट्स हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n, ये लिया है सबसेट ऑफ नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ऑफ V। तो हमें प्रूव करना है कि S ये जो सेट आपने लिया है दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ सम एलिमेंट ऑफ S कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। तो अगर ये S V के शून्येतर सदिशों का उपसमुच्चय है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा यदि और केवल यदि S का कोई अवयव शेष बचे अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सके। अब यहाँ पर थ्योरम में क्योंकि इफ एंड ओनली इफ टू वे इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व है तो दो पार्ट्स हमें प्रूव करने पड़ेंगे कि अगर S लीनियरली डिपेंडेंट है तो some element of S can be expressed as linear combination of others, and converse में कि अगर some element of S can be expressed as a linear combination of others then S should be linearly dependent। तो प्रूफ देखिए। फर्स्ट पार्ट के लिए हम सपोज कर रहे हैं कि this set is linearly dependent। अब लीनियर डिपेंडेंस की डेफिनेशन से अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो we can find scalars a1, a2 up to an which are not all zero, लेकिन इन स्केलर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जब आप इन वेक्टर्स के साथ बनाएं तो आपको रिजल्ट ज़ीरो मिलेगा। तो a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस an अल्फ़ा n इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम कह देते हैं 1। अब स्केलर्स क्योंकि हम मान रहे हैं कि स्केलर्स दीज स्केलर्स आर नॉट ऑल ज़ीरो, तो इनमें कम से कम एक स्केलर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। हम मान लेते हैं सपोज ए के इज़ अ स्केलर दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखिए ये वाली जो कंडीशन हमने लिखी थी इसमें से टर्म कंटेनिंग ए के को अलग कर लेते हैं और बाकी की टर्म्स को एक साथ लिखें। तो इस कंडीशन को हम ऐसा लिख सकते हैं ए के अल्फ़ा के इसे अलग कर लिया और बाकी की टर्म्स को इस तरह से सिग्मा नोटेशन लगा के लिखा है। सिग्मा लिया है ओवर द टर्म्स वेयर आई इज़ नॉट इक्वल टू के, क्योंकि जब आई इज़ इक्वल टू के है वो टर्म हम ऑलरेडी अलग कर चुके हैं। तो इस कंडीशन 1 की टर्म्स को हमने दो हिस्सों में स्प्लिट कर लिया है। राइट हैंड साइड इक्वल टू ज़ीरो है। अब इसमें से ए के अल्फ़ा के को एक तरफ रखिए और बाकी की टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमें कंडीशन मिल जाएगी इस तरह से। अब यहाँ पर इस ए के को क्योंकि ए के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है इसको हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सिग्मा आई नॉट इक्वल टू के ए आई ए के अल्फ़ा आई। अब आप देखिए इस कंडीशन को आप देखें तो ये जो वेक्टर था अल्फ़ा के ये एक्सप्रेस हो गया है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। तो अल्फ़ा के को हमने एक्सप्रेस कर दिया है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। यही हमें थ्योरम में प्रूव करना था। S को हमने लीनियरली डिपेंडेंट माना और प्रूव कर दिया कि S अगर लीनियरली डिपेंडेंट है
तो इसमें एक वेक्टर अल्फा के ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है विच इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। अब हम थ्योरम का कन्वर्स प्रूव करेंगे। कन्वर्स के लिए हम मान लेते हैं कि सपोज S में एक वेक्टर अल्फा के ऐसा है विच इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। ये मानते हुए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि S इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब देखिए अल्फा के क्योंकि रिमेनिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, अल्फा के को हम इस तरह से लिख सकते हैं सिग्मा ए आई अल्फा आई वेयर आई इज नॉट इक्वल टू के। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स है। अब इसमें अल्फा के वाली टर्म को भी आप इसी के साथ ट्रांसफर कर दें तो ये टर्म आएगी, साथ में नेगेटिव साइन के साथ अल्फा के आ जाएगा और आपके पास राइट हैंड साइड में 0 बच जाएगा। अब इस कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ S। इसमें I नॉट इक्वल टू के वाली टर्म्स यहाँ आ गई हैं और अल्फा के आपका अलग से यहाँ आ गया है। अब इस कंडीशन में राइट हैंड साइड 0 आ रही है। ये स्केलर्स अल्फा आइज कुछ भी होते रहें, चाहे 0 हो चाहे नॉन ज़ीरो हो, यहाँ आपको एक स्केलर मिल गया है दैट इज -1 एंड -1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यू हैव स्केलर्स नॉट ऑल 0 सच दैट लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। तो देखिए -1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट स्केलर्स which are not all 0 such that this linear combination is equal to 0 और ये है linear combination of elements of S। अब ये linear dependence की कंडीशन है कि स्केलर सारे 0 नहीं है फिर भी linear combination equal to 0 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n दिस इज linearly dependent। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, यहाँ वी एफ दे रखिए वेक्टर स्पेस एंड एस जिसके एलिमेंट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है, ये सबसेट है ऑफ नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ऑफ वी। तो हमें प्रूव करना है कि एस इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ सम वेक्टर ऑफ एस अल्फा के वेयर 2 इज लेस देन और इक्वल टू के लेस देन और इक्वल टू n can be expressed as linear combination of preceding vectors। That means हमें प्रूव करना है कि ये सेट S linearly dependent होगा यदि और केवल यदि S का कोई अवयव जिसे हम अल्फा के से डिनोट करेंगे where 2 is less than or equal to k less than or equal to n है, अपने पूर्ववर्ती सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो यहाँ क्योंकि थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ लगा है तो टू वे इम्प्लीकेशन हमें प्रूव करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट के लिए हम मान लेते हैं कि मान लीजिए अल्फा के इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स, पूर्ववर्ती सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इसके पहले आने वाले वेक्टर्स ये हो गए अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा के -1 जिनका ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब क्योंकि इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है हम अल्फा को लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। अब इस रिलेशन में अगर हम इस अल्फा के को भी इनके साथ ट्रांसफ़र कर दें तो ये रिलेशन इस तरह से हो जाएगा, ये तो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन जो था ये नेगेटिव साइन के साथ अल्फा के भी इधर इनके साथ ट्रांसफ़र किया और राइट हैंड साइड आपकी 0 रह जाएगी। अब इस रिलेशन में आप देखिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया है अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा के का, तो ये आपके पास स्केलर्स हो गए -1 a1 a2 अप टू ak-1। ये स्केलर्स हम कह सकते हैं कि दीज आर नॉट ऑल 0 क्योंकि ये वाला स्केलर -1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो दीज आर स्केलर्स नॉट ऑल 0 लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स विद दीज स्केलर्स ये आ रहा है 0 के बराबर। अब ये लीनियर डिपेंडेंस की कंडीशन है, तो इस कॉम्बिनेशन में जो वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा के,
ये वेक्टर्स हो जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये जो वेक्टर्स हैं ये हमने लिए थे सेट S में से। सेट S का एक वेक्टर अल्फा k था और उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हमने अल्फा k को कहा था। तो जितने भी ये वेक्टर्स आए हैं अल्फा 1 से लेके अल्फा k तक सब S में से ही आए हैं। ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका सुपर सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट ही होता है। तो इस सेट का सुपर सेट हम लेंगे तो वो सुपर सेट होगा S। इसलिए हम कह सकते हैं कि S इज ऑल्सो लीनियरली डिपेंडेंट। अब थ्योरम के स्टेटमेंट में क्योंकि इफ एंड ओनली इफ था, हम इसके कन्वर्स के प्रूफ के लिए प्रोसीड करते हैं। तो कन्वर्स में हम मान लेते हैं कि सपोज ये जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अब अगर हम इसे लीनियरली डिपेंडेंट मानते हैं तो लीनियर डिपेंडेंस की डेफिनेशन से हम स्केलर्स निकाल सकते हैं a1 a2 अप टू an विच आर नॉट ऑल ज़ीरो, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन विथ अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम क्योंकि कह रहे हैं कि दीज स्केलर्स आर नॉट ऑल ज़ीरो, सब ज़ीरो नहीं है तो इसमें से कुछ ज़ीरो होंगे कुछ ज़ीरो नहीं होंगे। तो सिंस स्केलर्स आर नॉट ऑल ज़ीरो हम मान लेते हैं k इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर फॉर विच ak इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये लार्जेस्ट इंटीजर माना है जिसके लिए ak इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब k से बड़ा आप इंटीजर लेते हैं तो ak प्लस 1 ak प्लस 2 एक्सेट्रा इस तरह से प्रोसीड करिए, लास्ट में आ जाएगा an। ये सब ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि सबसे बड़ा नॉन ज़ीरो वैल्यू जो आपको मिल रही है दैट इज़ ak। इसके बाद में आने वाली सारी वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी। अब इन वैल्यूज़ को अगर आप ज़ीरो पुट कर देते हैं इस वाले रिलेशन में तो आप देखिए ak प्लस 1 से लेके an तक की तो सारी वैल्यू ज़ीरो हो गई हैं। तो इस रिलेशन में सिर्फ ak तक की वैल्यूज़ बच जाएंगी। तो यू गेट a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 अप टू ak अल्फ़ा k, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। इसे हम 1 से डिनोट कर रहे हैं। अब आप देखिए क्योंकि ये जो हमने लिया था ak लिया था लार्जेस्ट इंटीजर फॉर विच ak इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो ak हमने पिक किया था 1 से लेके n तक के जो नंबर्स हैं इन्हीं में से पिक किया गया था, इसलिए जो k होगा इट विल बी लेस देन और इक्वल टू n क्योंकि इन्हीं में से एक है। थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू k, लेस देन और इक्वल टू n। तो पहला पार्ट तो यहाँ आ गया कि k इज लेस देन और इक्वल टू n। अब 2 इज लेस देन और इक्वल टू k प्रूव करने के लिए आप देखिए कि 2 लेस देन और इक्वल टू k क्यों होगा, क्योंकि अगर k इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो k है लार्जेस्ट इंटीजर फॉर विच ak इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसके बाद आने वाले सब ज़ीरो होंगे। तो अगर k को 1 लिया है दिस मीन्स इसके बाद आने वाले a2 a3 an एक्सेट्रा ये सब ज़ीरो होंगे। अब इन सब को ज़ीरो पुट कर देते हैं अगर हम इस वाले रिलेशन में, तो आप देखिए a2 a3 अप टू an तो सारे ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ एक टर्म यहाँ बच जाएगी a1 अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 0। सो अगर 2 लेस देन और इक्वल टू k प्रूव करना है तो k इज इक्वल टू 1 लेते ही आपको मिल जाएगा a1 अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 0। अब थ्योरम में हमें दे रखा है कि ये अल्फाज जो हैं सब नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, तो अल्फ़ा 1 तो ज़ीरो है नहीं, इनका प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ रहा है that means a1 should be equal to 0 because this vector is not equal to 0। स्केलर एंड वेक्टर का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है दोनों में से एक ज़ीरो होना चाहिए, तो अगर ये ज़ीरो नहीं है इट मीन्स a1 should be equal to 0। अब ये अपने पास कॉन्ट्रडिक्शन हो गया क्योंकि देखिए a2 a3 अप टू an तो ऑलरेडी ज़ीरो थे, अब आपके पास आ गया है a1 ऑल्सो इक्वल टू 0, जबकि यहाँ हम कह रहे थे कि ये जो स्केलर्स हैं a1 a2 अप टू an
they are not all zero. So this is a contradiction because these scalars are not all zero. अब आप देखिए ये contradiction क्या मानने से आ रहा है, k is equal to 1 लेते हैं तो आपके पास contradiction आ जाता है. तो k is not equal to 1 होना चाहिए, otherwise you will get a contradiction. और k not equal to 1 है, इसलिए k आपका 2 and n के बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए. तो यू गेट 2 लेस देन और इक्वल टू k, लेस देन और इक्वल टू n. तो ये थ्योरम का एक पार्ट प्रूव हो गया. अब आप देखिए इस रिलेशन 1 को हम दोबारा से देखते हैं. ये जो आपका रिलेशन 1 था, इसमें से a के अल्फा k को आप अलग कर लीजिए और बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे आप ट्रांसफर कर दीजिए. अब क्योंकि ए के नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस ए के को आप राइट हैंड साइड पे अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फ़ा के की वैल्यू आ जाएगी. ए के इन्वर्स से पूरी राइट हैंड साइड में हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा के. तो अब आप देखिए अल्फ़ा के आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा के -1. मतलब इसके पूर्ववर्ती जो सदिश थे, प्रीसीडिंग वेक्टर्स जो थे अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा के -1, उन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया है ये अल्फ़ा के. देयरफॉर हम कह सकते हैं दिस अल्फ़ा के वेयर 2 इज लेस देन और इक्वल टू k, लेस देन और इक्वल टू n, this is a linear combination of preceding vectors, and this completes the proof of the theorem. अब लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. तो ये एग्जांपल है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3. ये हमें दे रखे हैं 3 वेक्टर्स, a1 एंड a2 ये दे रखे हैं 2 स्केलर्स. आपको प्रूव करना है कि अगर ये वाला जो सेट है, ये सेट अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 को कंटेन करने वाला जो सेट है ये भी लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा. तो अब इसका प्रूफ देखिए. हमें दे रखा है कि ये वाला सेट लीनियरली डिपेंडेंट है, तो आप लीनियर डिपेंडेंस की डेफिनेशन लगाइए. इस सेट में 3 वेक्टर्स हैं. पहला ये लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है, दूसरा अल्फ़ा 2 है एंड तीसरा अल्फ़ा 3 है. लीनियर डिपेंडेंस की डेफिनेशन अगर आप लगाते हैं तो हम 3 स्केलर्स निकाल सकते हैं a, b एंड c विच आर नॉट ऑल 0. लेकिन इन स्केलर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर इस सेट के वेक्टर्स के साथ लिया जाए तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आएगा. तो यू गेट a मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट वेक्टर प्लस b मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वेक्टर प्लस c मल्टीप्लाइड बाय थर्ड वेक्टर ऑफ द सेट. ये आपके पास 0 के बराबर आ जाएगा क्योंकि ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है. अब यहाँ पर ये जो पहला वेक्टर है इसमें अल्फ़ा 2 भी आ रहा है और अल्फ़ा 3 भी आ रहा है. तो अब हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 की टर्म्स को सेपरेट आउट करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमें इस सेट को लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है. तो ये हमने टर्म कंटेनिंग अल्फ़ा 1 सिर्फ एक ही है, इससे अलग किया. अल्फ़ा 2 वाली 2 टर्म्स थी इन्हें और अल्फ़ा 3 वाली दोनों टर्म्स को साथ में लिखा. इस रिलेशन को हम क्या देते हैं 1. अब आप देखिए ये जो रिलेशन 1 आ रहा है अपने पास, रिलेशन 1 में हमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 मिल रहा है. अगर हम प्रूव कर सकें कि इसके साथ अटैच्ड ये जो स्केलर्स हैं दीज आर नॉट ऑल 0, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 के बराबर है. अगर स्केलर्स हम प्रूव कर दें कि दीज आर नॉट ऑल 0 तो हम कह सकेंगे कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 आर लीनियरली डिपेंडेंट. अब आप देखिए क्योंकि हमें दे रखा था कि ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ये जो स्केलर्स थे a, b एंड c दे वर नॉट ऑल 0. ये स्केलर्स a, b, c आर नॉट ऑल 0. अब ये नॉट ऑल 0 हैं तो हो सकता है
ए या बी या सी इसमें से कोई एक या एक से ज़्यादा नॉन ज़ीरो हो। तो अगर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो रिलेशन नंबर 1 से आपको डायरेक्टली आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये स्केलर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो बाद वाले स्केलर्स अगर ज़ीरो होते भी हैं, ये नॉन ज़ीरो है लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो है, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर a नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो यू गेट दिस सेट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन अगर a इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है तो यहाँ हम कह रहे थे कि स्केलर्स a, b एंड c आर नॉट ऑल ज़ीरो। तो अगर a ज़ीरो है तो b एंड c में से कोई एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो एटलीस्ट वन ऑफ b एंड c मस्ट बी नॉन ज़ीरो सिंस द स्केलर्स आर नॉट ऑल ज़ीरो। तो अगर b नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो आप देखिए ये वाला जो स्केलर है इसमें अगर b नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये नॉन ज़ीरो हो जाएगा, और c नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये आपका नॉन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि a ज़ीरो होते ये पोर्शन तो ऑलरेडी ज़ीरो हो चुका है दोनों में। तो b नॉन ज़ीरो है तो यू गेट दिस स्केलर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और अगर c नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो यू गेट दिस होल स्केलर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो एटलीस्ट वन ऑफ द स्केलर्स a1 प्लस बी और a2 प्लस सी दिस विल बी नॉन ज़ीरो। तो आपके पास स्केलर्स आ गए नॉट ऑल ज़ीरो, दी स्केलर्स विच आर नॉट ऑल ज़ीरो, लेकिन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन with alpha 1, alpha 2 and alpha 3 this is equal to 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि this set alpha 1, alpha 2, alpha 3 is linearly dependent। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 हमें दे रखे हैं वेक्टर्स बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस VF, A1 एंड A2 दे रखे हैं स्केलर्स, और आपको प्रूव करना है कि ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। अब लीनियर डिपेंडेंस की डेफिनेशन डायरेक्टली नहीं लगा के अगर हम थ्योरम जो अभी हमने प्रूव किया है उसे यूज़ करें तो आप इस सेट को ध्यान से देखिए। इसमें ये जो वेक्टर दे रखा है ये वेक्टर है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, क्योंकि इन्हीं के साथ स्केलर अटैच करके आपको ये लीनियर कॉम्बिनेशन मिला है A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2। तो ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स ऑफ द सेट। तो अगर आप थ्योरम 4 यूज़ कर लेंगे तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं बिकॉज वन वेक्टर ऑफ द सेट इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स, इसलिए सेट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। अगर आप इसे डायरेक्ट डेफिनेशन से प्रूव करना चाहें तो आपको स्केलर्स मिल जाएंगे A1, A2 एंड -1 विच आर नॉट ऑल ज़ीरो, लेकिन आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन सेट के वेक्टर्स के साथ बनाते हैं। तो ये देखिए किस तरह से आएगा, A1 अल्फ़ा 1 ये पहला स्केलर को पहले वेक्टर अल्फ़ा 1 के साथ लिया, फिर A2 अल्फ़ा 2 और ये तीसरा स्केलर -1 इसको थर्ड वेक्टर के साथ हमने लिया। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से -A1 अल्फ़ा 1 इसके साथ और ये A2 अल्फ़ा 2 इसके साथ कैंसिल होके यू गेट 0। तो वी गेट स्केलर्स नॉट ऑल ज़ीरो, क्योंकि A1 एंड A2 चाहे ज़ीरो हो या नहीं, दिस -1 इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो। सो यू गेट स्केलर्स नॉट ऑल ज़ीरो सच दैट लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन से भी आप कह सकते हैं कि दिस सेट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। तो इस प्रॉब्लम को आप थ्योरम को यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं एंड डायरेक्ट डेफिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमें निकालना है कि अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन द स्केलर A आर द वेक्टर्स A10, 1A1 एंड 0, 1A ये वेक्टर्स हैं ऑफ द वेक्टर स्पेस R3। हमें निकालना है कि अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन A आर दीज वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट। तो देखिए अगर वेक्टर्स ये जो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, इफ दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वी मस्ट बी एबल टू फाइंड स्केलर्स A, B एंड C नॉट ऑल ज़ीरो
सच दैट ए बी एंड सी का लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स के साथ आपको ज़ीरो वेक्टर दे दे। अब यहाँ जो ज़ीरो वेक्टर है ये भी इस R3 में से आएगा, तो इसके 3 कंपोनेंट्स आएंगे 0 0 एंड 0। अब लेफ्ट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ से आएगा स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकेंड कंपोनेंट आएगा 1 इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस 1 इंटू सी, तो ये आपका सेकेंड कंपोनेंट हो गया। और थर्ड कंपोनेंट 0a प्लस बी प्लस ए सी, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों साइड्स पे इक्वल होने चाहिए। इससे आपको 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी। अब अगर आपके पास ये स्केलर्स हैं नॉट ऑल ज़ीरो विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये जो आपको इक्वेशंस मिली हैं इनका नॉन ट्रिवियल नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, क्योंकि a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0 तो इन इक्वेशंस को हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अगर आप a b एंड c ऐसे निकाल सकें विच आर नॉट ऑल ज़ीरो एंड फिर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हों, तो हम कह पाएंगे कि these vectors are linearly dependent। तो आप देखिए इन इक्वेशंस का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने की हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। उसके लिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से जो आप डिटर्मिनेंट बनाते हैं इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इस डिटर्मिनेंट को आप खोल के इसकी वैल्यू निकालिए, ये सिंप्लीफाई होके a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दे रही है, विच इज़ पॉसिबल ओनली वन a इज इक्वल टू 0, इस पार्ट से आ जाएगा आपके पास, और a इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो इन्हीं दो वैल्यूज़ के लिए दीज इक्वेशंस विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड इनका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो ये आपके वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो इसलिए लीनियर डिपेंडेंट होने के लिए a पे हमें कंडीशन निकालनी थी प्रॉब्लम में, तो ये कंडीशन आ गई कि a इज इक्वल टू 0 हो या a इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 हो, तो आपके गिवन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। दिस completes our discussion on linear dependence and independence, but we are not done with the topic linear dependence and independence, क्योंकि बेसिस एंड डायमेंशन डिस्कस करते समय ये रिपीटेडली ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे। तो इन लेक्चर्स के थ्रू आप थ्योरम्स को, इसमें जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं और जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस के, उनको क्लियर कर लें क्योंकि ये आगे काम आएंगे। दिस एंड्स आवर डिस्कशन फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।